नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत, जिसका आज तृतीय भाग है। इससे पहले के दो भागों में हमने जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के सिद्धांत पर चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं हमारे, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, उनके विषय में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा सीखने के विषय में, सीखना कैसे होता है उनके अनुसार, इस विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, उनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी हमारी महत्वपूर्ण जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, चाहे वो कोई सा भी स्टेट टेट है या आरपीएससी फर्स्ट सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं हैं। ठीक है, बीपीएससी है, ट्रिपल एसबी या केवीएस की परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होता है हमारा इनका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए अब इसके परिचय की बात करते हैं। सर्वप्रथम अपनी कक्षा शुरू करते हैं आज की। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं, जैसे हम सभी कक्षाओं में परिचय देखते हैं। पहले क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन बीएफ स्किनर द्वारा किया गया है। ठीक है, बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और एक ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे बीएफ स्किनर हमारे। ठीक है, यह सिद्धांत व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म पर आधारित है। ठीक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है तो व्यवहार पर ही आधारित है, व्यवहारवाद पर ही आधारित है। इनका मानना है कि जो बच्चा होता है वो उस व्यवहार करके ही वो कुछ चीज सीख सकता है। ठीक है, व्यवहार अर्थात क्रिया करके सीख सकता है। स्किनर का मानना था कि अधिगम लर्निंग अनुभव और व्यवहार के परिणामों पर निर्भर करता है। ठीक है, इनका क्या मानना है? जो अधिगम है, अधिगम अर्थात जो लर्निंग है, वो लर्निंग हमारे अनुभवों पर और व्यवहार के परिणामों पर निर्भर करता है। अर्थात जो हमारे अनुभव के और व्यवहार के परिणाम होंगे, उन परिणामों पर डिपेंड करता है हमारा क्या? अधिगम। ठीक है, ये हमारा स्किनर का मानना है। अर्थात हमें जो अनुभव है और उन अनुभवों से जो हम क्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसका जो परिणाम होगा, उस पर निर्भर है हमारा अधिगम। उसी से हम कुछ नई चीज सीख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है। ठीक है, अब क्या कहा उन्होंने? व्यवहार वह है जो परिणाम उत्पन्न करता है। ठीक है, व्यवहार क्या है? जो परिणाम को उत्पन्न करता है, परिणाम उत्पन्न करता है, और परिणाम उस व्यवहार को दोहराने या न दोहराने को निर्धारित करता है। ठीक है, और परिणाम क्या करेगा? उस व्यवहार को दोबारा दोहराने या न दोहराने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करेगा। ठीक है, व्यवहार क्या है? व्यवहार तो वो है जो परिणाम उत्पन्न करता है। ठीक है, जो परिणाम को उत्पन्न करता है वह व्यवहार है, और परिणाम उस व्यवहार को दोहराने और न दोहराने को निर्धारित करता है। और जो परिणाम है, अब वो इस चीज को निर्धारित करेगा कि हम उस व्यवहार को दोबारा दोहराएं या फिर दोबारा ना दोहराएं। ठीक है, चलिए अब आगे अर्थ की बात करते हैं। क्रिया प्रसूति, ये थी सामान्य सी बात हमारे बीएफ स्किनर के सिद्धांत की। अब आगे देखते हैं कुछ अर्थ उनके। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ व्यक्ति का व्यवहार या क्रिया उसके परिणामों से अनुबंधित संबद्ध हो जाती है। ठीक है, क्या मानना है बीएफ स्किनर का इस अर्थ में? कि व्यक्ति का जो व्यवहार या क्रिया है वो उसके परिणामों से संबद्ध हो जाती है, संबंधित हो जाती है या फिर अनुबंधित हो जाती है, यही क्रिया प्रसूत होता है। ठीक है, जब हम किसी भी व्यक्ति का उस व्यवहार है, उसकी क्रियाएं हैं, जब वो इसके परिणामों से संबंधित हो जाएंगे, इसी को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अ, उसी का और उसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं आगे। जब किसी क्रिया के बाद सुखद परिणाम पुरस्कार प्राप्त होता है तो वह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। जब अप्रिय परिणाम दंड मिलता है तो वह क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये? कि जब क्रिया के बाद सुखद परिणाम मिलेगा, सुखदायी परिणाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेंगे। मानो एक बच्चा है क्लास में, या उसके परिवार वाले उसे अच्छे अंक लाने पर पुरस्कार देते हैं। ठीक है, चॉकलेट टॉफी वगैरह देते हैं, तो वो क्रिया को बार बार दोहराएगा। ठीक है, बार बार उसी प्रकार से क्रिया करेगा। लेकिन जब अप्रिय परिणाम मिलते हैं, उसे दंड मिलता है, ठीक है, तो वो क्रिया वहां पर फिर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। बच्चा क्रिया को दोबारा दोहराना नहीं चाहेगा, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि इससे मुझे दंड मिल रहा है, तो उस क्रिया को दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब सिद्धांत के कुछ अन्य नाम या उपनाम देख लेते हैं।
नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहा जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है और अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत कहा जाता है और आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आरएस थ्योरी, ठीक है। आरएस का क्या मतलब है? रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। रिस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया और स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक, जो हमें क्रिया करने के लिए उत्तेजित करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनता है कि आरएस थ्योरी का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो बीएफ स्किनर इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। एक एसआर थ्योरी है जो थॉर्नडाइक से संबंधित है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बन सकता है, ठीक है। और प्रश्न बनने की उम्मीद हमेशा रहती है। तो ये हमारे बीएफ स्किनर के सिद्धांत के कुछ अन्य नाम थे जिन नामों से उसे पुकारा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है। स्किनर के, सॉरी यहाँ पे स्किनर होना चाहिए था। स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार बताए हैं, ठीक है। दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और एक क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक मतलब जो उत्तेजक की देन होता है, अर्थात हम स्टिमुलस को देख करके प्रतिक्रिया करते हैं, कार्य करते हैं उत्तेजक को देख करके, ठीक है। और क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है? स्वेच्छा पर आधारित होता है, हम अपनी इच्छा से इसको कर सकते हैं। दो प्रकार के व्यवहार बीएफ स्किनर ने बताए, एक है हम जब हमें उत्तेजक उत्तेजित करेगा व्यवहार करने के लिए, और एक है कि हम स्वयं से प्रेरित होते हैं व्यवहार करने के लिए, ठीक है। चलिए अब इनके प्रमुख प्रयोगों की बात करते हैं, ठीक है। कौन-कौन से प्रयोग इन्होंने करे और कौन-सा इनका ज़्यादा श्रेष्ठ प्रयोग है, उसके विषय में आप चर्चा कर लेते हैं। ये तो सामान्य-सी बातें बीएफ स्किनर और उनके सिद्धांत के बारे में हो गई, ठीक है। अनुक्रिया का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत देख लिया हमने, उनके उपनाम देख लिए, ठीक है। अब उन्होंने 2 प्रकार के व्यवहार बताए, ये भी देख लिए। अब बात करते हैं प्रमुख जो उनके प्रयोग थे, उन प्रमुख प्रयोगों की, ठीक है। चलिए। प्रथम प्रयोग किया उन्होंने 1938 ईस्वी में, करते हैं पहला प्रयोग भूखे और सफेद चूहे पर, और यही इनका विशिष्ट प्रयोग था, ठीक है। इसी प्रयोग के बारे में हम आज जानने वाले हैं, कैसे इनका सफल प्रयोग रहा और कैसे अनुबंधन अनुक्रिया वहां पर क्या हुआ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन होता है। इस प्रकार की चर्चा उन्होंने पूरी इसी सिद्धांत में करी हुई है, ठीक है। और द्वितीय प्रयोग करते हैं कबूतर पर 1943 पर, उतना दोनों ही सफल रहे, लेकिन ज़्यादा जो विशिष्ट माना गया वो 1938 वाला माना गया, जो प्रयोग किया जाता है एक चूहे पर, ठीक है। भूखा चूहा था और सफ़ेद रंग का चूहा था। अभी हम इसे डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे कैसे उन्होंने प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं। स्किनर ने इस सिद्धांत को स्किनर बॉक्स नामक उपकरण के प्रयोग से स्पष्ट किया है, ठीक है। जो स्किनर हैं, बीएफ स्किनर, अपने इस सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को स्किनर बॉक्स, उन्होंने एक बॉक्स का प्रयोग किया था अपने सिद्धांत को बताने के लिए, ठीक है। सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए एक बॉक्स का प्रयोग करा जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। उससे उस बॉक्स से ही उन्होंने अपने प्रयोग को स्पष्ट करने की कोशिश करी हुई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। बॉक्स में एक चूहा था, ठीक है। एक चूहा रखा गया था, चूहा मतलब रैट रखा गया था। बॉक्स में एक लीवर लीवर भी लगा था बॉक्स में, जिससे दबाने पर खाना रिवॉर्ड मिलता था, ठीक है। और चूहे ने जैसे ही लीवर दबाया उसे खाना मिला। कुछ बार दोहराने के बाद चूहे ने यह सीख लिया कि लीवर दबाने से भोजन मिलता रहता है, ठीक है। यही क्या है? अनुक्रिया है। जब किसी व्यवहार का परिणाम सुखद हो, तो व्यवहार सुदृढ़ हो जाता है और क्रिया को बार-बार दोहराया जाता है, यही अनुबंधन की क्रिया है। अब इसी बात को बॉक्स में, जो इनका स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है, उसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से स्किनर ने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। बॉक्स में क्या-क्या लगा हुआ था पहले वो देख लेते हैं। लाउड स्पीकर इसमें लगे हुए थे बॉक्स में, लाइट लगी हुई थी, ठीक है। कोई सिंगल लाइट दिखाता है लेकिन डबल लाइट शायद लगी हुई थी। और क्या था वहाँ पे? इलेक्ट्रिक ग्रिड लगी हुई थी, नीचे जो है वो इलेक्ट्रिक ग्रिड ग्रिड है। और फूड डिस्पेंसर है यहाँ पे अंदर खाना भेजने के लिए, ठीक है। और रिस्पॉन्स लीवर लगा हुआ है, ये चीज़ रिस्पॉन्स लीवर की है, ठीक है। तो अब चूहा स्किनर ने बंद करा। पहले तो चूहा बहुत ज़्यादा भूखा था, इधर-उधर घूम रहा था बॉक्स में, लेकिन एक बार अनायास ही उसका पैर जो है, यहाँ पे आगे का जो पैर है जिसे हाथ कहते हैं, वो उसके लीवर में टच हो जाता है, ठीक है। उससे लीवर दबता है और जो बाहर रखा हुआ ये स्टिमुलस है, खाना है, वो अंदर आ जाता है, ठीक है। यहाँ उन्होंने चूहे ने रिस्पॉन्स किया, अंदर गलती से रिस्पॉन्स हुआ पहले चूहे से, और यहाँ से स्टिमुलस जो था, स्टिमुलस अर्थात जो भोजन था, वो क्या हुआ? अंदर आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अंदर गिर गया उसके बॉक्स में। तो इस प्रकार से चूहा क्या करता है, बार-बार अब
पहली बार तो चूहे ने अनायास ही करा, ठीक है? फिर ऐसे ही फिर भूख लगी चूहे को, फिर उसने अनायास ही ऐसे ही चलते-चलते लीवर पे पैर दबाया, ठीक पैर रखा लीवर पे, ठीक है? तो पैर दब रखने से भोजन अंदर आ गया। अब चूहे के मस्तिष्क में एक क्या हुआ, एक वो बन गया, ठीक है? एक चित्र बन गया कि मैं जब लीवर को दबाया जा रहा है, तो भोजन उससे अंदर आ रहा है। चूहा इस बात को सीख गया था, ठीक है? और बार-बार उसी क्रिया को दोहरा करके, उसी क्रिया को कर करके अर्थात लीवर को दबा-दबा करके वो भोजन प्राप्त कर रहा था। तो ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया। देखो क्या लिखा अ बॉक्स में एक चूहा रखा गया, बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने पर खाना मिलता था। चूहे ने जैसे ही लीवर दबाया उसे खाना मिला, ठीक है? ये रहा हमारा बॉक्स, ये रहा चूहा, ये रहा लीवर बॉक्स। अब जैसे ही वो इसको दबाता है तो उसे क्या मिल जाता है? भोजन मिल जाता है, ठीक है? अर्थात क्या हुआ यहाँ पे आरएस थ्योरी का संबंध जो आरएस जो शब्द हैं उन दोनों का एक साथ संबंध स्थापित हुआ। रिस्पॉन्स और क्या हुआ स्टिमुलस थ्योरी सिद्ध हुई यहाँ पे। पहले उसने रिस्पॉन्स किया, अपनी भूख के लिए इधर-उधर छटपटाया। भोजन ना मिलने पर उसने लीवर को दबाया, लीवर या तो उससे गलती से दब गया पहली बार में, ठीक है? फिर बार-बार जब उसे लगा कि इस लीवर को दबाने से, इस बटन को छेड़ने से भोजन मिल रहा है, तो वो उस क्रिया को बार-बार, बार-बार दोहराने लगा, ठीक है? जब हम बार-बार किसी क्रिया को करेंगे, तो वो क्रिया कैसी हो जाएगी? हमारी सुदृढ़ हो जाएगी, हम उसे अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है? अच्छे से सीख लेंगे तो यही सिद्धांत था इनका। अब यही क्या स्पष्ट करने की कोशिश करी इन्होंने सिद्धांत से कि जब हम किसी क्रिया को बार-बार दोहराते हैं, ठीक है? एक बार करके और बार-बार उस क्रिया को जब हम दोहराते हैं, तो वो क्रिया हमारी सुदृढ़ बन जाती है, वो अधिगम हमारा सुदृढ़ बन ठीक है? जब हम व्यवहार का परिणाम सुखद हो और तब व्यवहार सुदृढ़ हो जाता है। अर्थात हमने व्यवहार किया, क्रिया करा, उसका परिणाम सुखद था। चूहे ने यहाँ पे व्यवहार किया, ठीक है? ये जो चूहा है इसने व्यवहार किया, इसको दबाने का प्रक्रिया करी इसने इसको दबाने की और इसको जो परिणाम मिला वो सुखद मिला क्योंकि इसे भोजन चाहिए था, ठीक है? सुखद परिणाम मिला। तो अब इसका जो वो है व्यवहार है वो कैसा हो गया? सुदृढ़ हो गया। कैसे सुदृढ़ हो गया कि इसको दबाने से हमें भोजन मिल रहा है, मुझे भोजन मिल रहा है। तो बार-बार वो इसी लीवर को दबाने लगा, लीवर को प्रेस करने लगा और बार-बार उसे यहाँ से भोजन मिलता रहा, ठीक है? तो इस प्रकार से हम भी जब किसी क्रिया को बार-बार दोहराते हैं, ठीक है? लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित तो है ही सिद्धांत। तो बार-बार जब हम क्रिया को दोहराते हैं, तो हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो क्रिया है, हमारा जो व्यवहार है, वो भी सुदृढ़ हो जाता है, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं इनके सिद्धांत पर। क्या है मुख्य सिद्धांत या मुख्य अवधारणाएँ कह सकते हैं, सुदृढ़ीकरण का प्रयोग करा इन्होंने, रेनफोर्समेंट जिसे कहा जाता है, वह प्रक्रिया जिससे किसी व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। सुदृढ़ीकरण से क्या तात्पर्य है? वह प्रक्रिया है सुदृढ़ीकरण जिससे किसी व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है? उसे सुदृढ़ीकरण कहते हैं। 2 प्रकार का सुदृढ़ीकरण होता है, रेनफोर्समेंट होता है, एक तो सकारात्मक पॉजिटिव और एक नकारात्मक। सकारात्मक सुखद परिणाम देकर व्यवहार को बढ़ाना, ठीक है? किसी को सुखद परिणाम दे करके, बच्चे को सुखद परिणाम दे करके उसके व्यवहार को बढ़ाना, जैसे अंक लाने पर बच्चे को इनाम देना। अगर बच्चा अच्छे अंक लेकर के आया है, तो उसे इनाम देना, ये सुखद परिणाम है। बच्चे ने अपना व्यवहार किया, ठीक है? व्यवहार करने से उसे सुखद परिणाम में अच्छे अंक लाने का जो व्यवहार किया, उससे उसे सुखद परिणाम इनाम मिला, ठीक है? टॉफ़ी-वॉफ़ी दे करके उसे इनाम दिया गया, इस प्रकार से, ठीक है? और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण भी होता है, नकारात्मक रेनफोर्समेंट भी होता है। क्या है उसमें? अप्रिय स्थिति को हटाकर प्रोत्साहित करना, जैसे समय पर काम करने पर डाँट से बचना, ठीक है? अप्रिय स्थिति को हटा देना है और उसे हटा करके व्यवहार को क्या करना? प्रोत्साहित करना, जैसे समय पर काम करने पर डाँट से बचना, ठीक है? डाँट क्या है? नकारात्मक है। तो हमने अप्रिय स्थिति को हटा दिया साइड डाँट से बचने के लिए हमने समय पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है? ये है हमारा नकारात्मक रेनफोर्समेंट। तो 2 प्रकार का रेनफोर्समेंट भी होता है। अगला है दंड पनिशमेंट, वह क्रिया जिससे किसी वांछित व्यवहार की संभावना कम हो जाती है। गलती करने पर डाँटना, अगर बच्चे को गलती करने पर डाँटते हैं, तो उससे वांछित व्यवहार की संभावना कम हो जाती है। जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार बच्चा नहीं कर पाता है, उसके अंदर डर बन जाता है, तो वांछित व्यवहार नहीं हो पाता है उससे। तो दंड भी जो है नकारात्मक है हमारा और विलुप्ति, ठीक है? विलुप्ति
यदि किसी व्यवहार पर सुदृढ़ीकरण देना बंद कर दिया जाए, तो वह धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है? सुदृढ़ीकरण से क्या मतलब हो सकता है यहाँ पे पुनर्बलन से वो हो सकता है, फीडबैक से संबंधित हो सकता है सुदृढ़ीकरण हमारा, ठीक है? तो रेनफोर्समेंट वही है हमारा क्या कहते हैं पुनर्बलन रेनफोर्समेंट को ही कहा जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। यदि जब किसी व्यवहार पर हम किसी बालक को पुनर्बलन नहीं देते हैं, सुदृढ़ीकरण देना बंद कर देते हैं, तो वह धीरे-धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाता है, ठीक है? वह व्यवहार उसका क्या हो जाएगा, धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा, ठीक है? आकारण, ठीक है? शेपिंग भी होती है, शेपिंग का क्या मतलब है देखते हैं। शेपिंग जटिल व्यवहार को छोटे-छोटे चरणों में सिखाना आकारण कहलाता है। बच्चे को धीरे-धीरे लिखना सिखाना या छोटे-छोटे चरणों में गणित के सवालों को सिखाना, इस प्रकार के क्या करना इस प्रकार से अधिगम करवाना बच्चे को कि बच्चा आसानी से सीख जाए, ठीक है? तो ये 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत या मुख्य अवधारणाएँ उन्होंने प्रयोग करी थी। रेनफोर्समेंट का सबसे पहले महत्वपूर्ण है सुदृढ़ीकरण 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, दंड, पनिशमेंट, ठीक है? दंड प्रक्रिया से जो वांछित व्यवहार है बच्चों का, उसकी संभावना भी कम हो जाती है, वो भी नहीं कर पाते हैं गलती करने पे यदि उन्हें डाँटते ही रहते हैं, ठीक है? विलुप्ति, जब हम किसी कार्य पर, किसी व्यवहार पर कोई सुदृढ़ीकरण, कोई पुनर्बलन नहीं देते हैं, तो वह धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। आकारण शेपिंग, जटिल व्यवहार को छोटे-छोटे चरणों में सिखाया जा सकता है, जैसे बच्चे को धीरे-धीरे लिखना सिखाना, धीरे-धीरे पढ़ना सिखाना, इस प्रकार की क्रियाएँ, ठीक है? अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है देखते हैं, पुरस्कार और प्रेरणा का प्रयोग, ठीक है? पुरस्कार और प्रेरणा का प्रयोग किया जाना चाहिए शिक्षा में। शिक्षक को बच्चों को उचित समय पर पुरस्कार या प्रशंसा देकर अच्छे व्यवहार को सुदृढ़ करना चाहिए, ठीक है? बच्चों को उचित समय पर, जो समय ठीक है, उस समय पर बच्चों को पुरस्कार या प्रशंसा दे कर के उनके व्यवहार को सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए उपयोगी सिद्धांत है। अनुचित व्यवहार पर उचित दंड या नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, ठीक है? जब यदि अनुचित व्यवहार करता है बच्चा, तो उस पर उसे उचित दंड जो दंड बनता है उसका या नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। वैसे दंड प्रक्रिया है ही नकारात्मक हमारी, ठीक है? तो अनुशासन बनाए रखने के लिए यदि बच्चा अनुशासन बिगाड़ता है, अनुचित व्यवहार करता है, तो उसके लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जा सकती है, ठीक है? धीरे-धीरे सीखने की प्रक्रिया पर जोर दिया है। जटिल विषयों को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करना, यदि बच्चे को समस्या हो रही है कोई प्रकरण समझने में, उसके लिए वो जटिल है, कठिन है, तो उनको क्या कर देना, छोटे-छोटे चरणों में बाँट देना और प्रतिक्रिया करना, फीडबैक देना, ठीक है? विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन की त्वरित जानकारी देना अधिगम को सुदृढ़ बनाता है, ठीक है? विद्यार्थियों को उन्होंने जो प्रदर्शन करा विद्यार्थियों ने, उसके लिए उन्हें त्वरित जानकारी देना, तुरंत जानकारी देना, तीव्र जानकारी देना अधिगम को क्या करता है और ज़्यादा सुदृढ़ बनाता है। यदि बच्चे अधिगम कर रहे हैं और उन्हें त्वरित जानकारी, तुरंत जानकारी दी जाती है उनके अधिगम की, उनके प्रदर्शन की, तो इससे जो उनका अधिगम है, वो अधिगम और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है? चलिए अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें हम स्किनर के बारे में, तो क्या है स्किनर ने प्रथम बार पुनर्बलन शब्द का प्रयोग करा, लेकिन पुनर्बलन जो सिद्धांत है वो क्लार्क हल द्वारा दिया गया। स्किनर उसका सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं, ठीक है? स्किनर ने सबसे ज़्यादा बल, ठीक है, यहाँ पे बल होना चाहिए था। तो सबसे ज़्यादा बल जो है वो अनुक्रिया पर दिया है, रिस्पॉन्स पर दिया है कि हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो उससे हमें स्टिमुलस मिलता है, उत्तेजना मिलती है, उससे हमें उद्दीपक मिलता है और हम तब जा कर के क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं और व्यवहार करने के लिए, ठीक है? इन्होंने बुक लिखी है, एक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग नामक बुक लिखी है। उस बुक में स्किनर द्वारा माइक्रो टीचिंग और अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग किया गया है सर्वप्रथम, ठीक है? तो बीएफ स्किनर ने जो बुक लिखी है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, इस टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग बुक में क्या करा इन्होंने, माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण और अभिक्रमित अनुदेशन जैसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है? तो 3 प्रकार के वहाँ पर उन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन बताए हैं, ठीक है? तो खोज तो केवल एक की है हमारे बीएफ स्किनर द्वारा, ठीक है? अभिक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन 1952 में स्किनर ने इसकी खोज करी थी। क्या है रेखीय अभिक्रमित? पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना।
और साखी अभिक्रमित अनुदेशन 1960 में नॉर्मन ई क्राउडर ने समस्या का पता लगाना और उपचार करना साखीय है। मैथेरिक अभिक्रमित अनुदेशन 1962 में गिलफोर्ड द्वारा इसकी खोज की गई, पाठ्यक्रम पर अधिक बल देता है मैथेरिक अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे क्या हैं अभिक्रमित अनुदेशन शब्द हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे सर्वप्रथम माइक्रो टीचिंग और अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, अब यहाँ पर निष्कर्षतः आप देख सकते हैं वही बात लिखी होंगी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत व्यवहार के परिणामों पर आधारित अधिगम सिद्धांत है। स्किनर ने यह सिद्ध किया कि अधिगम केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, स्किनर ने ये बात सिद्ध कर दी कि जो अधिगम है वो केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि व्यवहारिक प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे चूहे ने व्यवहार करा है, ठीक है, व्यवहार करा अर्थात लीवर दबाया और तब जाकर के उसे भोजन मिला, तो उस प्रकार से व्यवहारिक प्रक्रिया होती है। अधिगम केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं होती है, जिसे सुदृढ़ीकरण और परिणामों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, जिसे रेनफोर्समेंट और रिजल्ट के माध्यम से नियंत्रित कंट्रोल किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह सिद्धांत विद्यार्थियों में अनुशासन, प्रेरणा, व्यवहार संशोधन और अधिगम सुदृढ़ीकरण के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारे बीएफ स्किनर का सिद्धांत। एक बार और डायग्राम के माध्यम से इसे स्पष्ट कर दूं मैं। ठीक है, तो बीएफ स्किनर ने क्या बताया कि जो अधिगम है वो मानसिक प्रक्रिया ना होकर के व्यवहारिक प्रक्रिया भी है, केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर चूहा क्या करता है, पहले व्यवहार करता है। ठीक है, केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है कि मन से हमने सोचा और भोजन हमें मिल गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसके लिए व्यवहार भी करना पड़ा। ठीक है, तो उसने रिस्पॉन्स करा, पहले रिस्पॉन्स करने के बाद उसे क्या मिलता है, यहाँ बाहर रखा हुआ जो स्टिमुलस है, जो उसे क्रिया करने के लिए बार-बार उत्तेजित कर रहा है, उसके लिए उसने क्या करा, व्यवहार करा। ठीक है, पहले व्यवहार करेगा, उसके बाद उसे क्या मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे थॉर्नडाइक और इनके बीच में अंतर भी बता दूँ तो उन्होंने, ठीक है, उन्होंने क्या एसआर थ्योरी दी है हमारे थॉर्नडाइक ने, और इन्होंने आरएस थ्योरी का प्रतिपादन किया है। ठीक है, एसआर थ्योरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, पहले हमें क्या मिलता है, उत्तेजना मिलती है, हम उत्तेजित होते हैं, फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन स्किनर कहते हैं कि पहले हम रिस्पॉन्स करेंगे, उसके बाद हमें कोई स्टिमुलस मिलेगा, उत्तेजना करने के लिए साधन मिलेगा। ठीक है, तो यही अंतर है दोनों के बीच में। तो पहले चूहे ने यहाँ पर व्यवहार किया, तब उसे बाहर रखा हुआ जो स्टिमुलस है वो किसे मिलता है, चूहे को मिलता है। ठीक है, दूसरा प्रयोग भी उनका ऐसा ही रहा था। एक बंद कबूतर था बॉक्स में, उसमें भी लीवर रखा हुआ था, बाहर दाने रखे हुए थे, इधर उधर घूम रहा था कबूतर, तो उसे भी उसका पैर भी लीवर पे पड़ता है और वो जब दबता है तो उससे एक खाने का दाना अंदर आ जाता है कबूतर के लिए। ठीक है, अब धीरे धीरे जब बार बार कबूतर उस चीज को दोहराने लगता है, तो उसका जो परिणाम है वो सुदृढ़ हो जाता है, उसका जो व्यवहार है वो सुदृढ़ हो जाता है और बार-बार उसी क्रिया को करने लग जाता है। ठीक है? यही है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। जब हम किसी व्यवहार को करते हैं, ठीक है? और उससे हमें वांछित परिणाम मिलता है तो और वो कैसा हो जाता है? सुदृढ़ हो जाता है। ठीक है? चलिए, ठीक है? तो जब किसी व्यवहार का जो परिणाम है वो सुखद हो और तब वो परिणाम कैसा हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, ऐसा हमें समझाने की कोशिश चूहे के माध्यम से बीएफ स्किनर ने कर दी है। ठीक है, बार बार इसने व्यवहार को दोहराया, क्रिया को दोहराया और वो व्यवहार कैसा हो गया, उसका सुदृढ़ हो गया। वो उस चीज को सीख गया कि लीवर दबाने से खाना अंदर आ रहा है तो बार बार लीवर को दबाया जाए और खाना प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा। मेरा ये पूरी कोशिश थी कि मैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन बीएफ स्किनर के सिद्धांत को आप तक थोड़ा पहुंचा सकूं। जितना मुझसे हो सका उतना मैंने समझाने की कोशिश आप लोगों को की हुई है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा।